हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा छठी की विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छिद हिमाचल होती जो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां है ना, हिम यानी बर्फ, आच्छिद यानी ढकी हुई पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट का उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांच एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव सजीव वस्तुएं थी। कहते जो भी स्थान है, जो हमारे देश में जितनी भी जगह, हर एक जगह का एक अलग ही वातावरण है, अलग अलग मौसम है। वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षी हैं, वे सभी अलग अलग तरीके हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है जैसे जम्मू कश्मीर में, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जैसे राजस्थान में। कई जगह ऐसी होती है जहाँ सर्दी और गर्मी दोनों लगभग बराबर चलते रहते हैं। और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षी, वो भी अलग होते हैं। जहाँ ठंड बहुत होती है वहाँ के पौधे अलग होते हैं। वो ठंड को, उनका जो बनावट होती है शरीर की, यानी जो पौधों की जो बनावट है वो इस हिसाब की ही बनी होती है कि वो उस ठंड को झेल सकते हैं, उस ठंड में आसानी से वो रह सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे पौधे भी जो ठंड में बिल्कुल नहीं रह सकते, जो जरा सी ठंड से होते ही, जरा सी ठंड पड़ते ही जो है पौधे सूखकर खराब हो जाते हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव न पाए जाते हों। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना आरंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है, यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी सजीव या फिर लिविंग थिंग्स ना हो। अब यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ ये है सजीवों के लिए खोज। आप देखिए जितनी चीज सभी सजीव है, ये पेड़ पौधे, पक्षी हैं, पशु है, तितलियां हैं, ये सभी क्या सजीव है। लेकिन कुछ चीजें निर्जीव भी होती है। सजीव एवं उनका परिवेश। पहली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसी अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? हर स्थान पर जो जीव जंतु होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि उस माहौल के, उस वातावरण के हिसाब से ही वहाँ पर जीवित रह सकते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अब हम करते हैं क्रियाकलाप 1। आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक, जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं वस्तुओं को सारणी 9.1 के कॉलम 1 में लिखे। दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाली वस्तुओं, जंतु एवं पौधों के नाम भी सारणी में लिखिए। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर सारणी 9.1 को भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका में दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय
में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधों एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती हैं वे शायद जीवित जंतु या पौधों के ना हो। संभवतः ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हो। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टी एवं रोड़े यानी छोटे पत्थर जो होते हैं वो मिल सकते हैं। अध्याय 5 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे सारणी 9.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आवास एवं अनुकूल। आवास यानी जहाँ पर रहा जाता है, रहने का स्थान। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को यहाँ पे एक सारणी दी हुई है। विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तुएं, यानी कि वन में जो मिलता है, पर्वत क्षेत्र में मिलता है, मरुस्थल में, समुद्र में, अन्य स्थान पर यहाँ पर जंतु मिलते हैं वो आपको लिखना है, या फिर जो पेड़ पौधे उसके बारे में लिखना है, फिर कुछ अलग से सामान अगर मिलता है वो सभी को यहाँ पर आपको लिखना है। इसी के बाद पता चल जाएगा किस स्थान पर किस प्रकार के जंतु, कैसे वस्तुएं, कैसे पौधे होते हैं। ध्यान से देखिए, क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो पानी होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसी ऑक्सीजन का जलीय जीव जंतु करते ताकि वो उस पानी के अंदर सांस ले पाते ऑक्सीजन की सहायता से। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। जो मरुस्थल यानी कि जो ऐसी भूमि जो मरी हुई, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है, रेतीली मिट्टी होती है। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो रेतीली होती है और यही कारण है कि सूरज की गर्मी के कारण दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और जब सूरज धीरे धीरे शाम को ढल जाता है तो रात में जो वातावरण वो ठंडा हो जाता है। वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है तो वहाँ पे जो जीव जंतु हैं, जो लोग हैं, उनको पानी के लिए बड़ा परेशानियाँ होती हैं और वो लोग क्या करते हैं, पानी को बहुत एक एक बूंद को वो संभाल कर उसका प्रयोग करते हैं। यह ऊँट एवं उसका परिवेश। ऊँट है जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के मरुस्थल हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊँट एवं मछली का परीक्षण करते हैं। ऊँट की शारीरिक संरचनाओं से मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती। जो मरुस्थल है वहाँ पे ऊँट मिलता है जहाँ पानी की कमी होती है, और जो समुद्र वहाँ पानी की बहुत अधिकता होती है ना, तो वहाँ का एक अलग वातावरण, अलग माहौल होता है। वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं वो अलग होते हैं। क्या अब क्या करें, जो मरुस्थल है, मरुस्थल में जो जानवर है, जो ऊँट रहता है उसके बारे में, और जो समुद्र मछली, उन दोनों का यहाँ पर उन दोनों के बारे में बातचीत। दोनों में कितना अंतर होता है, समुद्र में रहने वाले और मरुस्थल में रहने वाले जीवों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। में रहने योग्य बनाती है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। जो ऊँट होता है उसके पैर काफ़ी लंबे होते हैं और जब वो चलते हैं तो उसके पैर रेत में धंसते हैं तो फिर आसानी से बाहर निकल जाते हैं। उसे पसीना भी बहुत कम आता है ना। और वो जो मूत्र विसर्जन यानी जो टॉयलेट जाता है वो बाथरूम में बहुत ही कम करता है। यह विभिन्न प्रकार की मछलियाँ जो समुद्र के अंदर होती हैं, अलग तरह की मछलियाँ। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। उनकी ही आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक हैं। हमने अध्याय
8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल क्रोम होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायक होती है और ऊँट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। जो मछली होती है उसकी पूंछ, उसके जो पंख होते हैं चपटे होते हैं और उसका जो शरीर होता है बिल्कुल धारा, देखिए ना कि एकदम उसके ऊपर वो ऐसे आगे से आगे से उसको जो बिल्कुल कोना सा उसका जो मुंह होता है वो तिरछा सा होता है। और मछली के गिल होते हैं जिससे वो सांस ले सकते हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की सहायता से। यानी कि जो ऊँट है वो रेगिस्तान में मरुस्थल में आसानी से रह सकता है। उसका शरीर की बनावट उस प्रकार की है और बिल्कुल वैसे ही जो मछली है, मछली के शरीर की बनावट भी कुछ ऐसी होती है कि वो पानी के अंदर आराम से जीवित रह सकती है। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में कुछ ऐसी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं। उसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाते उसे अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। जो अलग अलग जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जो बनावट है, जो उनकी जो बनावट के खास किस्म की होती है ना, और वो जो बनावट है वो उसे इस लायक बना देती है कि वो अपने अपने परिवेश में आसानी से रह सकते हैं। इसी को अनुकूलन भी कहते हैं, यानी कि उस मौसम के, उस वातावरण के अनुकूल रहने योग्य किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम वास करते हैं उसे हम आवास कहते हैं। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। आवास का अर्थ है वास स्थान। एक घर, विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। यानी कि ऐसे जो पेड़ पौधे, जो जंतु है, जब लोग जमीन पर रहते हैं, स्थल के ऊपर आवास करते, स्थल पे वास करते, तो उसे क्या कहते हैं? स्थलीय आवास, यानी कि स्थल के ऊपर रहना। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण है। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जो जल में रहते हैं, जो जल में रह के निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जलीय आवास कहते हैं। जैसे समुद्र है, नदियां हैं, पोखर है, तालाब है, पानी के अंदर जो रहते हैं उसे हम जलीय आवास कहते हैं। जो जल के अंदर रहने वाला जगह है उसको हम जलीय आवास, जो धरती पर रहने वाला स्थान है उसे स्थलीय आवास। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। जैव घटक क्या है? कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। किसी भी स्थान पर जो पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं उसे हम जैव घटक के नाम से जानते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तु आवास के अजैव घटक हैं। ऐसी वस्तुएं जिसमें जान नहीं होती, जो निर्जीव हैं, जैसे कि मिट्टी है, पत्थर है, पहाड़ है, ये सब क्या है? अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं कि पौधे जो हम लगाते हैं कैसे करते हैं? बीज से लगाते हैं। तो उन बीजों को पौधे का रूप धारण करने जो अजैव कारक आते हैं साथ में, है जिसमें सहयोग देते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। अब हम करते हैं पहले क्रियाकलाप 2। अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए। यह बीज से एक नए पौधे का आरंभ है। हमने क्या किया? बीज को जब कुछ मतलब नमी में रखते हैं ना, गीला करके रुई के साथ रख दिया जाता है, तो कुछ में उसमें अंकुर निकल जाता है और फिर एक नया पौधा हम लगा सकते हैं। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दीजिए तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटिए। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रख दे। सूखे बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक
भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसा कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती है। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे रेफ्रिजरेटर या उसके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित हैं? आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं। क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? वास्तव में अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या अगर कुछ मूंग के दाने लिए इसको पानी में भिगो और कुछ दानों को सूखा ही छोड़ दिया, जिसे पानी में भिगो तो उसमें से भी कुछ एक हिस्से को फ्रीजर में डाल दी जहाँ बहुत ठंड थी, कुछ एक हिस्से को अलमारी में रख दी जहाँ पे सूर्य का प्रकाश, धूप नहीं जाती, और कुछ हिस्से को बिल्कुल पानी नमी के साथ कपड़े में, रूम में लपेट के रख दिया। लेकिन 3 दिन 4 दिन के बाद जब हम सबको खोलकर देखते हैं तो सभी के अंदर हमें जो है परिवर्तन नजर आता है। जो ठंड वाला तो उसमें अंकुरण नहीं होगा, 1-2 में होगा। जो जिसमें धूप नहीं लग रही वो जो मूंग के दाने थे वो खराब हो जाएंगे। तो यानी कि जो अजैव घटक है सजीवों के लिए बहुत ही जरूरी है। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे, बहुत उष्ण परिवेश में पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न जैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम विभिन्न आवासों में जीव की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों, इनके जैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। जो जीव जंतु हैं ना, अगर वो मौसम के हिसाब से स्वयं को नहीं ढाल पाते तो क्या होता है? वो समाप्त हो जाते हैं ना, वो मर जाते हैं। लेकिन अगर वो मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की वो मौसम को झेल सकते हैं, तो आसानी से जीवित रह सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास। सबसे पहले है मरुस्थल। मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है? क्या उसमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? यह है बिल में मरुस्थलीय जंतु, है ना। ये मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, और उसके नीचे जो है जो जीव, जो छोटे छोटे जो चूहे वगैरह होते हैं, उसे में कैसे करके अपना अपना रास्ता बनाए हुआ मरुस्थलीय जंतु है। ये मिट्टी के जो नीचे रहते हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। यात्री के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकल जाते हैं। जब सूरज की गर्मी पड़ती है, पूरा जो रेतीली मिट्टी गर्म हो जाती है, तो चूहे हैं, सांप है, वो लोग क्या गर्मी से मर जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? जमीन के अंदर बहुत गहराई के अंदर अपना बिल बना के रखते हैं और फिर उसी के अंदर वो लोग आसानी से रहते हैं। और रात के समय जब रेतीली में ठंडी हो जाती है तो सारे बिल से बाहर निकल जाते हैं। ये मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे, जैसे कैक्टस वगैरह होते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं। इनको पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर चाहिए, कम पानी में भी ये आसानी से जीवित रह सकते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 9-5 में दर्शाए गए। ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं? अब हम करते हैं क्रियाकलाप 3। गमले में एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधों के कुछ भाग को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों को वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए। कुछ घंटे बाद इनका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप दोनों पॉलीथीन थैली में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों शूल का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है।
जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वहाँ पानी की कमी होती है, उसको जो पौधों की बनावट होती है, जो संरचना वो भी इस प्रकार की होती है, वो कम पानी में आसानी से रह सकते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं वो कांटों की तरह होते हैं, जैसे कैक्टस में हमने देखा कांटों वाले पत्ते से होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, पानी की जो उनकी आवश्यकता है वो कम होती है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। जो मरुस्थल के पौधे होते हैं उसकी जड़ें जो होती है मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं और वहां से जल को वो ऑब्जॉर्व करते हैं, ग्रहण करती हैं। अब हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं तथा और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, यानी कि बर्फ भी गिरती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आपने चित्र 9.6 में दर्शाए गए वृक्ष देखे हैं? यह है पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष ना। अगर कभी आप जम्मू की तरफ गए हैं, कभी वैष्णो देवी की आपने यात्रा की है या फिर किसी और कारण से आप पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ गए, तो वहां पर आपने ऐसे पौधे जरूर देखेंगे। सारे पौधे जो है पर्वतीय क्षेत्रों में ही मिलते हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष, ये है पहाड़ी तेंदुआ, ये है याक और ये पहाड़ी बकरी। पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूल होते हैं। ये जो सभी जीव होते हैं, ये पहाड़ी तेंदुआ, याक या फिर बकरी जो आप देख रहे हैं, ये क्या इनकी जो शरीर की बनावट है वो इस प्रकार की होती है कि लोग पर्वतों में आसानी से रह सकते हैं। लेकिन अगर इन सभी पहाड़ी पशुओं को पहाड़ी क्षेत्रों से हटाकर मरुस्थल में ले आया जाए तो वहाँ पर जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी शरीर की जो संरचना है वो इस प्रकार की है कि वो पर्वतीय स्थानों पर वहाँ के अधिक इतने ठंडे प्रदेश में भी रह सकते हैं, मरुस्थल की गर्मी ये नहीं झेल सकते। सामान्यतः शंक्वाकार होते तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। जो पर्वतीय पौधे होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल सुई की तरह के आकार का तिरछे होते हैं और ऐसे नीचे तक झुके होते हैं। वो इसलिए कि जब बारिश होती है या फिर जो बर्फ गिरती है, जब उन पत्तों के ऊपर गिरती तो पर्वत जो बर्फ है या फिर जो पानी आसानी से नीचे की तरफ गिर जाता है, पत्तों पर रुकता नहीं है। जबकि आपने देखा होगा कि अगर हमारे सामान्य क्षेत्रों में पौधे बारिश होती है तो पौधों की पत्तियों पर बहुत सा पानी रुक जाता है और हम अगर बारिश रुकने के बाद पेड़ के जाकर पौधों को से हिलाते हैं तो पानी जो हमारे ऊपर गिरता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन पर्वतीय पौधों के साथ ये नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इतनी अगर ठंड में अगर पौधों के पत्ते पानी रुक जाए तो पौधे सारे खराब होने का डर रहता है। और यही कारण है कि पत्तियों की बनावट ही कुछ इस प्रकार सुई की जैसी होती है कि जो भी बर्फ में पानी गिरा अपने आप आसानी से नीचे गिर जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित हैं। इनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। ये पहाड़ी तेंदुए के शरीर में फर, इसका जो चमड़ी होती है बहुत ही मोटी होती है। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। यह पहाड़ी बकरी। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता रह जाता है। हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। अब हम पढ़ते हैं घास स्थल, ऐसा स्थल जहाँ पर घास होती है। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित हैं? क्या वे चेहरे के समान है अथवा पार्श्व में है? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पादा उंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और यह है शेर का जो रंग होता है वो सूखे बिल्कुल झाड़ियों की तरह होता है और जब अपने शिकार को ढूंढने के लिए जाता है तो इन झाड़ियों की सहायता से आसानी से वो छिप जाता है, कर सकते हैं। हिरण की तेज गति उसे शिकार से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती जो उन्हें
उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। शेर है, जंतु या फिर और भी जीव जंतु, उनके जो शरीर की बनावट है वो उस प्रकार की होती है कि वो आसानी से अपने क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं। ये जो हिरन देख रहे हैं, बहुत तेज गति होती है इसकी भागने की, दौड़ता है तो बहुत स्पीड से भागता है ताकि इसको कोई जो शेर है या फिर कोई अन्य जंतु है इसका शिकार ना कर सके। अब हम पढ़ते हैं कुछ जलीय आवाज, जैसे कि समुद्र में रहने वाली मछली के लिए अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। सिक्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं। जो ऑक्टोपस होता है उसका जो ऑक्टोपस आपने देखा कुछ है ना, ऐसा होता है उसको 5-6 से पैर से उठने, लेकिन वो कहता है समुद्र की गहराई बिल्कुल उसका जो बेस होता है, जो तल होता है वहां पे वो रहता है तथा अपनी और आने वाले शिकार को पकड़ता है। वहां से आसपास कोई अगर शिकार जा रहा है, कोई मछली जा रही है तो उसके जो पैर तो लंबे लंबे, तो वो अपने पैर से उसको आसानी से पकड़ सकता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में आवास देने के लिए इनमें गिल होते हैं। जो भी समुद्री जीव होते हैं उनमें क्या गिल होते हैं, और जो गिल की सहायता से पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मिली हुई होती है उसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करते हुए सांस लेते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। जो डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल है, उसके क्या है, गिल नहीं होते, उनके सिर पे एक छेद होता है, नासाद्वार होता है, और उसी से वो सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। खासियत क्या है कि लंबे समय तक सांस नहीं लेंगे तो भी जल के अंदर आसानी से रह सकते हैं। वे समय समय समुद्री सतह जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? जो डॉल्फिन होती है, व्हेल होती है, क्या करते हैं, लंबे समय तक बिना सांस लिए पानी के अंदर आसानी से रह सकते हैं और लंबे कुछ समय के बाद पानी के ऊपर उसके बाहर निकलती हैं, और फिर जो उन्होंने नाक में पानी भरा होता है उस पानी को बाहर निकालती है, हवा में, शुद्ध वायु में सांस लेते, फिर वापस अपने पानी के अंदर वो चली जाती हैं। जो हिरने होती है उनकी तेज गति से शिकार को पता भी नहीं चलता है। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता होती हैं। जो शेर है, जो हिरन है, उनकी जो आंखें होती है इतनी तेज होती हैं कि दूर से भी शिकार अगर कहीं पर है तो आसानी से वो देख सकते हैं। उनकी आंखों के अंदर ये कैपेसिटी, तरह का उनके लिए मैजिक है, उनके लिए ये वरदान है कि वो अपने शिकार को आसानी से पहचान सकती हैं। एक दूसरा जंतु हिरन जो वन या घास स्थल में रहता है, पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। जो हिरन होते हैं उसके दांत है बहुत मजबूत होते हैं, पेड़ों के तनों को, एकदम सूखे तनों को आसानी से चबा सकता है ये। हिरन को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं कि उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है तथा वह उसका शिकार ना बन सके, वहां से भाग जाए, उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रति दिशा में देखकर खतरा महसूस करते हैं। जो हिरन होता है उसके जो कान होते हैं उसकी सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि अगर कहीं दूर भी शिकारी है, शेर है, तो उसकी हल्की सी भी आहट से ये चौकन्ने हो जाते हैं और अपने फुल स्पीड से वहां से भाग जाते हैं और शिकारी इनको पकड़ नहीं पाता है। और इसका जो सिर होता है उसमें जो सिर के पास में जो आंखें होती हैं वो प्रत्येक दिशा में घूम सकते हैं। हमारी आंखें हम सामने देख सकते हैं, लेकिन हम जिधर देखने में गर्दन घुमानी पड़ती है, लेकिन हिरन के साथ ऐसा नहीं होता है। वो अपनी आंखों को प्रत्येक दिशा में घुमा सकता है और अपने खतरे को वो देख सकता है। अब हम बात करते हैं तालाब एवं झील की। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगते देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए, वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने एवं जड़ किस प्रकार व्यवस्थित हैं? ये क्या है? कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लवन करते हैं, आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न होते हैं ना, कुछ ऐसे क्या, कौन से पौधे? ऐसे पौधे जो जल के अंदर होते हैं। कुछ पौधे के बिल्कुल पानी में डूबे हुए रहते हैं और कुछ पौधे की उनकी सिर्फ जड़ें डूबी हुई रहती है ना। ये पौधे जलीय पौधे जो जल में होते हैं। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी के जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं।
कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप में डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं। इससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। ये हैं जलीय पौधे जो इनकी पत्तियां बिल्कुल लंबी पतली पतली होती हैं। कुछ पौधे जो पानी के अंदर डूबे रहते हैं और कुछ ऐसे जिनकी जड़ें से पानी में होती, बाकी हिस्सा ऊपर फूल वाला हिस्सा पत्ती वाला ऊपर होता है। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके पश्चपाद में जालयुक्त पाद अंगुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। हमने केवल कुछ ही जंतु एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 7 में सुझाए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों के एल्बम तैयार कर चुके होंगे तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों के एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी। हर एक जगह के अलग अलग पौधे होते हैं और अगर सभी जगह के पौधों की पत्तियों के एल्बम बना लें तो हम देखेंगे कि हर पौधे की हर जगह की एक अलग अलग खासियत, हर जगह का एक पौधा जो अलग तरह का है और हर एक पौधे की पत्तियां बिल्कुल अलग अलग हैं। एक किसी भी पौधे की पत्तियां एक दूसरे से मिलती नहीं है, एक जैसी नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे आसपास के जीव की। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाली वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाए जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव है? अपने चारों ओर पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहेली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। एवं पैरों की बिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते, हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सके। मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो, जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे। हम दो पैरों पर क्यों नहीं चल सकते। बहुत ही सुंदर है कि मेज और कुर्सी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या पता कि हमें कितनी गर्मी लगती है, लेकिन अगर हम इतनी गर्मी तपे हुए, अगर हम भी अपने पैरों से थोड़ा सा आगे टहल पाते ना, या फिर हम बोल पाते तो कितना अच्छा होता। तो कुर्सी ने क्या कहा, भाई ये जो सोचना बेकार है क्योंकि हमारे लिए संभव नहीं, तुम मूर्खों जैसी बातें कर रही हो। तो मेज ने क्या हुआ कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करने से हर चीज तो हो सकती है। तो काश हम भी अपने पैरों के सहारे चल पाते। यानी कि एक निर्जीव वस्तु क्या सोचती है, इस बात को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। पहेली और बूझों को कविता बहुत मजेदार लगी क्योंकि वे जानते हैं कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये तो ना चल सकते, ना बोल सकते और ना ही ऐसी समस्याओं को महसूस कर सकते हैं जिनसे हम पीड़ित होते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। हम इसी प्रकार जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी ये निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधों एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता जैसे कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव
है नहीं, तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? कि सजीव या फिर निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है या फिर वो निर्जीव है, लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, में डिफरेंस क्या है दोनों में? आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण है जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए, अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए एवं पता लगाइए कि कौन से लक्षण अन्य जंतुओं अथवा पौधों में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। निर्जीव और सजीव दोनों अंतर की, जो सजीव वस्तुएं होती है वो सांस लेती हैं, वो बढ़ते हैं, वो खाते हैं, उन्हें चोट का, दुख का, दर्द का एहसास होता है, लेकिन निर्जीवों के साथ ऐसा नहीं होता है ना। वो जिस स्थान पे जहाँ रखे हो वहीं पे रह जाते हैं, उन्हें अपने भोजन के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें सुख दुख का एहसास नहीं होता। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 एवं 2 में हमने यह जाना कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों एवं अन्य जंतुओं पर भी निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रकर्मों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो भोजन है सभी सजीवों के लिए जरूरी है, क्योंकि भोजन के बाद ही हमें जो है ताकत मिलती है, किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, तो ये सभी सजीवों के लिए जरूरी है। क्या सभी सजीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब और नहीं पहन सकते, क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है। कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कुत्ते के पिल्ले वयस्क, एक शिशु वृद्धि करके वयस्क हो जाता है। हमारे वृद्धि कैसे होती है कि पहले छोटा बच्चा है, फिर थोड़ा बैठने लगता है, फिर थोड़ा घुड़कने लगता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा हो जाता है, बिल्कुल वयस्क यानी कि पूर्ण रूप से एक आदमी का शरीर धारण कर लेता है। तो ये क्या वृद्धि? हम छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक वयस्क रूप में जो बदल गई, क्या वृद्धि है हमारे शरीर की? वैसे एक चूजा है, वृद्धि का वयस्क होता है। छोटा चूजा था बिल्कुल ऐसा, फिर बढ़ते 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 उस तरह से पूरा का पूरा एक मुर्गा बन जाता है। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। वृद्धि होती है ये। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तथा कुछ विकसित है। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तुएं वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकती? जो वृद्धि है, जो उनका जो शरीर का परिवर्तन है, वो हर एक सजीव में होता है। अगर आज छोटा है तो कल को धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, चाहे पशु हो, जीव जंतु या फिर कोई भी पौधा हो। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। जब हम सांस लेते हैं तो जो बाहर की वायु वो हमारे अंदर जाती है और जो अंदर की वायु वो बाहर निकलती है। ये क्या? श्वसन क्रिया। और सांस लेना हम सभी सजीवों के लिए बहुत जरूरी है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। हम ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा कि मछली के गिल होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में विलय और वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर
देती हैं। जो भी सजीव है वो सांस लेते हैं, लेकिन सभी का लेने का तरीका अलग अलग होता है। मछलियों के अंदर गिल होता है, उसमें सांस लेती है, अपने पानी में खुली ऑक्सीजन होती है। हम नाक से सांस लेते हैं। जो केंचुआ होता है अपनी त्वचा अपने स्किन से सांस लेता है, लेकिन सांस सभी लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं, जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं ना। अगर अचानक से हमारे पैर पर कांटा लग जाता है, कुछ चुभ जाता है, हम क्या करते हैं? हम एकदम परेशान हो जाते हैं उस कांटे को देखते है ना। हमारे चेहरे पे जो दर्द है, जो तकलीफ है वो नजर आती है। लेकिन अगर हमारा कोई फेवरेट खाना, फेवरेट फूड हमारे सामने आ जाए तो हम कितना खुश होते हैं उसको देखकर, है ना। कमरे से अचानक धूप में गए तो हमारी आंखें चुंधिया जाती है, क्योंकि जो धूप की तेज रोशनी होती है वो हमारी आंखों में लगती है, हमारी आंखों जो पुतलियां वो सिकुड़ जाती हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं हमारे यहाँ, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उद्दीपन कहते हैं। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की और कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करते हैं? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुल मेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा सिकुड़ जाती है। पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। कुछ पौधे सिर्फ रात में खिलते हैं, कुछ सुबह खिलते हैं, कुछ सूरज के ढलते ही बंद हो जाते हैं। छुई का पौधा टच, जैसे उसे टच करते हैं, जो टच मी नॉट का पौधा होता है, जैसे टच करता है उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ये क्या है? पत्तियों में भी क्या है? उद्दीपन की अनुक्रिया है, उनमें बदलाव होते हैं ये। अब हम करते हैं क्रियाकलाप 4। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप सूर्य का प्रकाश आती हो के पास एक पौधे का, ये पिक्चर है कि सूर्य के प्रकाश के प्रति अनुक्रिया। पौधा जो है सूर्य के प्रकाश को देखकर कैसे अनुक्रिया करता है, उसकी रोशनी को ऑब्जर्व करके। गमला रखिए, कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहे। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? सभी सजीव वस्तु अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ प्रतिक्रिया दर्शाती हैं। अब हम बात करते हैं सजीवों में उत्सर्जन की। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपभोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। जो भी सजीव है, जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भोजन करते हैं, सारा भोजन वो अपने शरीर में उपयोग नहीं करते हैं। कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो बचा हुआ पदार्थ होता है भोजन का, उसमें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल देते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। पौधों में कुछ हानिकारक अथवा विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पौधों के कुछ विभिन्न भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन श्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा समान लक्षण है ना। हम सभी रोज सुबह टॉयलेट जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारे शरीर के जो वेस्ट होता है, जो भोजन का एक्स्ट्रा पदार्थ होता है, हम सुबह से वॉशरूम जाके निकाल देते हैं। हम टॉयलेट जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर का जो हम लोग भी उत्सर्जन करते हैं। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड घोंसले देखे हैं? वे नीड में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनमें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं।
नए पक्षी क्या है, अंडे देते हैं जिनका स्फुटन द्वारा नवजात उत्पन्न होता है। उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। जो जीव जंतु होते हैं, कुछ जंतु क्या करते हैं, अंडे देते हैं जैसे चिड़िया अंडे देते हैं, और कुछ अपने जैसे बिल्कुल संतानों को जन्म देते, बिल्ली है, कुत्ते, इनके अपने जैसे बच्चों को ये जन्म देते हैं। बच्चे देने वाले कुछ जंतु, गाय है, गाय का बछड़ा है, ये पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्साहित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। अब फिर जीव जंतु या फिर इंसान ही बच्चों को जन्म नहीं देते हैं ना अपने जैसे, बल्कि पौधे भी करते हैं। पौधे क्या करते हैं, बीज से अपने जैसे नया पौधा बनाते हैं। बीज कहाँ से मिलता है, पौधों से। हम बीज को मिट्टी में डालते हैं, उसमें फिर से नया पौधा निकल जाता है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू की कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। आलू की सुप्त कलिका से उगता हुआ एक पौधा, हम छोटा सा आलू लिया, उसमें आपने कई बार देखा होगा छोटी छोटी जड़ें निकल जाती पीली पीली। जब हम आलू को मिट्टी में डाल देते हैं तो उसमें पौधा निकलता है और फिर उसके फिर से दोबारा से बहुत सारे आलू निकल जाते हैं। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहोगे? पौधे यानी कलम, गुलाब का पौधा वो कलम से लगाया जाता है। अब इसके हम करते हैं क्रियाकलाप 5। गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं? कलम से पौधा बनाना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश ना हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनाने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न प्रकार की होती हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? अध्याय 8 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवित होते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है, क्योंकि सजीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकते हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न कर। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्य में प्रजनन होता है। सजीव जो है प्रजनन करते हैं, अपने से संतानों को जन्म देते हैं, और ये तभी संभव है जब ये प्रक्रम चलता रहे। यदि सजीव जो अपने से प्रजनन ना करे तो उनकी जो प्रजाति है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये बना हुआ कब रहेगा शेड्यूल, ये जो सर्कुलर कैसे चलता रहेगा, जब अस्तित्व में कैसे रहेगा, जब सभी सजीव अपने जैसे ही संतानों का प्रजनन करते हैं, उनको जन्म देते रहे। सभी सजीव जो है गति भी करते हैं। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती तथा मृत्यु होती है। जो भी सभी सजीव है वो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं, उनमें वृद्धि होती, गति होती है, और फिर वो लास्ट में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी, नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हम स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। अब किसी गाड़ी का चलना, बादल का बढ़ना क्या है? सजीव नहीं, उनमें बदलाव जरूर हो, लेकिन वो सजीव नहीं कहलाते। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। इस विषय को और
अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरणतः मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इनमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनमें जिससे उन्हें जीवित कहा जा सकता है। फिर जीवन क्या है? अगर हम एक बीज को लेकर लंबे समय दुकान में कहीं बोरी में बंद करके रख देते तो कोई दिक्कत, वैसे पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे हम उस बीज को मिट्टी में डाल दे, पानी डालते, उसमें से पौधा निकल जाता है। ठीक है तो सजीव ही, लेकिन क्या उसे इतने समय तक रखे रहने के बाद से कोई सजीव की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उसके अंदर क्या उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालें, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी बीजों के श्वसन के कारण होती है। जो बीज होते हैं जो लंबे समय एक ही स्थान पे किसी बोरी में किसी बोतल में बंद करके रख दिए जाते हैं तो जो उनके अंदर गर्माहट अपने आप होता है। आप किसी बोरी के अंदर भी अगर हाथ डालें, किसी चावल की बोरी में हाथ डालें तो आपको हल्का सा गर्माहट होगी, क्योंकि जो बीज होते हैं उसमें सांस लेते रहते हैं अंदर अंदर, और उसी सांस के कारण उस बोरी के अंदर गर्मी रहती है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय तक भी चलती रहती, जबकि अन्य जैव प्रक्रमों में उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। हकीकत है कि हमारा जीवन बहुत ही सुंदर है। सजीवों का जन्म होता है, वो बड़े होते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उनमें गति होती है, परिवर्तन होता है और बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, और फिर क्या वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, इनकी उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस अध्याय के कुछ प्रमुख शब्द: अनुकूलन, जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन और उद्दीपन। अब इस पूरे अध्याय का एक साथ सार: किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उसे आवास, उनका आवास है। जहां पर भी हम रहते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे सभी जहां पर रहते हैं वो उसका आवास स्थान कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। बहुत सारे पौधे और जंतु भी एक जगह पर एक साथ रह सकते हैं। पौधों और जीवों के विशेष लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते उसे अनुकूलन कहते हैं। आवास अनेक प्रकार के होते हैं। सामान्यतः इन्हें स्थलीय यानी कि जमीन पर, जलीय यानी जल में, जलीय आवास जल में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। हर एक आवास में सजीवों की अलग तरह की प्रजातियां मिलती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। तो इस अध्याय के अंदर हमने सजीवों के बारे में, सजीवों का परिवेश के बारे में जो भी जानकारियां पढ़ी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।